मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर के पिछवाड़े जो बरसात का पानी जमा होकर ताल सा बन जाता है, उसमें दलदल और कभी कभार भैंसों के सिवाय कुछ और भी होता होगा। मेरे दादाजी ने ही उस ताल के ऐसे पहलुओं से मेरा परिचय करवाया जो प्रकृति ने इतनी सुंदरता से संजो रखे थे। तलैया में रहने वाले जीवों का तो वह पूरा संसार ही था। जब दादाजी ने मुझे पहली बार ताल के संसार से परिचय करवाया, तब हम एक पुराने पीपल के वृक्ष के तले घंटा भर बैठे रहे और पानी पर जमी हरी गाय को देखते रहे। दोपहर के स्नान के लिए अभी कोई भैंस पहुंची नहीं थी। ताल का पानी शांत था। पहले 10 मिनट तो हमें कुछ नहीं दिखा। फिर एक छोटा सा काला धब्बा पानी के बीचों बीच प्रकट हुआ। जब वह धीरे धीरे ऊपर उठा तो हमने देखा कि एक मेंढक अपना सिर उठाए बड़ी बड़ी आंखों से हमारी ओर घूर रहा था। शायद वह देख रहा था कि हम दोस्त हैं या दुश्मन। उसने अपना शरीर पानी के अंदर ही रखा। उसे भय था कि उसका जानी दुश्मन कोई बगुला उसे ढूंढ न रहा हो। जब उसे विश्वास हो गया कि हम बगुले नहीं हैं, तो उसने यह समाचार पानी के अंदर अपने मित्रों और पड़ोसियों को दिया। देखते ही देखते कई सिर और आंखें पानी के ऊपर दिखने लगीं। उनके गले फूल रहे थे। अगले ही पल वक 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 का राग छिड़ गया। वृक्ष के पास जहां पानी कम था, वहां हमें एक छाया सी दिखी। जब हमने उसे अपनी लकड़ी से छुआ, तो वहां हजारों छोटे छोटे नन्हे नन्हे मेंढक जीवित हो उठे और एक दूसरे को धकेलने लगे। मैंने दादाजी से पूछा, ये खाते क्या हैं? दादाजी ने जवाब दिया, ये एक दूसरे को ही खाते हैं। यह सुनने में बुरा लगता है, परंतु ये इतनी तादाद में पैदा होते हैं कि यदि ये सारे मेंढक बन जाएं, तो यहाँ से हमारे घर तक मेंढक ही मेंढक भर जाएंगे। इनके शोर से तो दादी माँ पगला जाएंगी। मैंने कहा। दादाजी सहमत हो गए। दादाजी ने कुछ वर्ष पहले मेंढक भी पाले थे, पर उसकी कहानी अलग है। अब मैं ताल पर अपने आप जाने लगा। मैं अपने जूते उतारकर कीचड़ वाले पानी में चला जाता था। तब तक चलता जाता जब तक पानी मेरे घुटनों तक न आ जाए। वहां लगे हुए कुमुदिनी के सफेद फूलों को तोड़ लेता था। एक दिन मैं जब पहुंचा तो देखा कि भैंसें पानी में मौजूद थीं। उनका चरवाहा, एक लड़का जो मुझसे आयु में थोड़ा ही बड़ा होगा, वहां तैर रहा था। वह किनारे पर न लौटकर पास की किसी भैंस की पीठ पर चढ़ जाता और अपने सांवले शरीर से भैंस के ऊपर लेटकर गाने लग जाता। जब लड़के ने मुझे देखा कि मैं उसकी ओर घूर रहा हूं, तो वह मुस्कुराया। उसके सफेद दांत सांवले चेहरे में चमक रहे थे। मैंने जब उसे बताया कि मैं तैरना नहीं जानता, तो उसने मुझे सिखाने का वायदा किया। अपनी भैंस की पीठ पर से पानी में छलांग लगाकर वह मेरी ओर तैर कर आया। मैं अपनी कमीज और हाफ पैंट उतारकर पानी में घुस गया और फूलों के आसपास हाथ पांव मारने लगा। लड़के का नाम रामू था और वह मुझे रोजाना तैरना सिखाने लगा। गर्मी की दोपहर में जब सब सोते हैं, तब हम मिलने लगे। मैं भी शीघ्र ही तालाब में तैरकर रामू के साथ जुगाली करती हुई किसी एक भैंस के ऊपर चढ़कर बैठ जाता।
यह भैंस ऐसी लगती मानो दलदल के समुद्र में कोई चट्टान हो। रामू किसान परिवार का था और स्कूल गया ही नहीं था, परंतु उसे लोक कथाओं तथा पशु पक्षियों के विषय में अच्छी जानकारी थी। मुझे भी भैंसें अच्छी लगती थीं। कभी कभी हम दोनों अलग अलग भैंस पर चढ़कर दौड़ लगाया करते, परंतु भैंस बहुत सुस्त जीव है, इसलिए एक आरामदेह स्थान से दूसरे आरामदेह स्थान तक ही जाती है। कभी उनका दौड़ लगाने का मन न होता तो वहीं लुढ़क पड़ती और हम दलदल और काई में गिर जाते। जब मैं निकलता तो मेरा रंग भी काई के कारण हरा हो जाता। ऐसे अवसरों पर मैं गुसल खाने के द्वार से घुसकर नल में नहाने के बाद अपने कपड़े बदल कर ही घर में घुसता। रामू और मैं भैंस की पीठ पर बैठकर सारस पक्षी को देखते। इनकी गर्दन लंबी होती है और टांगे भी लंबी और लाल होती हैं। कहते हैं सारस आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। एक को मारा जाए तो उसका साथी हफ्तों तक वहीं चक्कर काटता रहता है। कभी कभी उदासी और गम में मर भी जाता है। गांव के लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर इनके बच्चे पाले जाएं तो अच्छे पालतू बन जाते हैं। मेरे दादाजी ने कभी कोई सारस नहीं पाला, परंतु उन्होंने बताया था कि ये पालतू कुत्ते जितने ही वफादार होते हैं। अगर कोई इन्हें छेड़े तो भोंपू की तरह आवाज करते हैं। मुझे हमेशा यही लगता कि रामू और मेरे दादाजी दोनों की राय में पशुओं और पक्षियों से हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें मारना नहीं चाहिए। दादाजी अक्सर कहते थे, हमें सदैव इनका आदर करना चाहिए और पृथ्वी पर इनके जीवित रहने के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए। अब तो हर कहीं इनका रहना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग जंगलों का सर्वनाश कर रहे हैं। पशु पक्षियों को तो वृक्षों के न रहने पर अपना स्थान भी बदलना पड़ता है। रामू और मैंने कई गर्म दोपहरियां इसी तालाब पर बिताईं। हमारी मित्रता को केवल वे भैंसें, मेंढक और सारस ही पहचानते थे। उन्होंने हमें अपने संसार का हिस्सा मान लिया था। उनका संसार वही दलदल भरा आरामदायक ताल था। जब मैं वहां से चला आया तो उन साथियों और रामू ने यही समझा होगा कि मैं पक्षियों की तरह एक दिन फिर लौट आऊंगा।